यह कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं, यह कहानी है उस ईमान की जो तलवार से ज्यादा ताकतवर होता है। जब दुश्मन ताकत में हो, जब रास्ते बंद हो जाएं, और जब उम्मीद सिर्फ अल्लाह से हो, तब पैदा होता है गाजी। यह कहानी है कुर्बानी की, वफादारी की, और उस जज्बे की जो इंसान को जिंदा भी रखता है और अमर भी बना देता है। इस कहानी को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि आखिरी लम्हा आपके दिल पर लिख दिया जाएगा। वेलकम टू RS विद ताल्हा, जहां हर दास्तान आपका इंतजार कर रही है। गाजी, किस्त नंबर 4, तहरीर अबू शुजा, अबू वकार, तरतीब व पेशकश। RS विद तल्हा। इसके अलावा ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के रैंक के अफसर जो राइटिंग पैड यूज करते हैं, वो अगला सफ़हा फाड़ कर फेंक देते हैं ताकि लिखते वक्त पेंसिल के दबाव से जो तहरीर दूसरे सफ़हे पर मुंतकिल हो जाती है, वो किसी के हाथ न लगे। आम तौर पर ये अफसर उस सफ़हे के 2 या 3 टुकड़े करके रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं, और रद्दी की वो टोकरी हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं होती। मेरे जिम्मे ये कार्बन और रद्दी की टोकरी में फेंके हुए पेपर हासिल करना थे, चाहे इसके लिए कोई भी तरीका यूज करना पड़े। अगर कोई मुलाजिम एक दफा हाथ लग जाए तो फिर उससे किसी भी किस्म की खिदमात लेना मुश्किल नहीं होता। कुछ लोग शायद इस बात को बुरा जाने कि नाजायज तरीके से कोई चीज हासिल करना गलत है, मगर मुल्क की सलामती के लिए हर तरीका आजमाया जाता है, चाहे वो जायज हो या नाजायज। ये बात बड़ी मुज़हिका खेज थी कि ब्रिटेन में पाकिस्तानी और भारतीय हसास इदारों के अफराद की ट्रेनिंग एक ही क्लास में होती थी, इसलिए दोनों की ट्रेनिंग में कोई फर्क नहीं होता था। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आजकल अमेरिका, पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर फौजी मशकें करता है। इसका अंदरूनी मकसद हमारी अफवाज की सलाहियत को जानना होता है। पाकिस्तान की अफवाज के मुताल्लिक मालूमात इसराइल को दी जाती हैं, जो बिलवासिता भारत तक पहुंच जाती हैं। पहले तक ये इंतहाई हसास फरीज़ा पाकिस्तानी शहरी अंजाम देते थे, फिर ये काम पाकिस्तान के सियासतदानों ने ले लिया और बजाय दुश्मन के राज लेने के अपने राज दुश्मन को देने लग गए। अब हमें दौरान ट्रेनिंग वाली रहाइश गाह पर लाया गया। वहां पर एक बार फिर मिशन की ब्रीफिंग और एहतियाती तदाबीर दोहराई गईं। दोपहर 3 बजे हमें 2 प्राइवेट कारों में लाहौर स्टेशन पहुंचा दिया गया। बसीरपुर बरास्ते कासूर के टिकट पहले ही खरीदे जा चुके थे। हम सब एक सेकंड क्लास के एक डिब्बे में बिल्कुल अजनबी बनकर दाखिल हुए। हमारे 2 सीनियर्स भी हमारे साथ थे। एक दूसरे से बातचीत की कतान मुमानत थी। रात तकरीबन 11:30 बजे हम बसीरपुर पहुंचे। वहां एक सेफ हाउस में हमारे खाने और सोने का बंदोबस्त था। उसी सेफ हाउस के एक कोने से चीख व पुकार की आवाजें आ रही थीं। हमारे सीनियर्स ने बताया कि कुछ भारतीय हैं जो बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़े गए हैं, उनसे पूछगछ जारी है। सेफ हाउस के मुस्तकिल रहायशी निहायत खामोशी से हमारी ज़रूरत की तमाम चीज़ें हमें पहुंचा रहे थे। हमने जब भी कोई सवाल किया, वो मुस्कुराकर खामोश हो जाते थे। दूसरी सुबह 9 बजे हमने बसीरपुर से कूच किया। 3 जीपों में हमारा काफिला रवाना हुआ। हमें ये नहीं बताया गया था कि हमें कहाँ ले जाया जा रहा है। सफ़र मुसलसल कभी नहरों की पट्टियों और कभी कच्ची पक्की ऊंची नीची सड़कों पर जारी रहा। शाम के करीब हम खैमों के एक पड़ाव के करीब पहुंचे, जहां पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्स के जवानों ने हमारा खैर मकदम किया। वहां हमारे सीनियर्स ने हमें बताया कि हम बहावल नगर में मंडी सादिकगंज के नज़दीक भारतीय बॉर्डर से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर हैं। वहां 2 अजनबी देहातियों से हमें मिलाया गया। 10 रोज दिल्ली में ठीक 11 बजे दिन उनमें से एक ने मुझसे मिलना था। मीटिंग प्लेस मुझे समझा दी गई। ये दोनों देहाती लाहौर के एक मारूफ स्मगलर के कारिंदे थे और हफ्ते में 2 बार यही रास्ता यूज करके बॉर्डर क्रॉस करके भारत में दाखिल होते और इलायची, काजू और पान वगैरह लाते थे। पाकिस्तान में उन्हें बॉर्डर क्रॉस करने और वापस आने की सहूलत दी गई थी।
जिसके एवज वो पहले से गए हुए ग्रुप्स की डाक लाते और ले जाते थे। ये दोनों अजनबी हमारे ग्रुप्स से वाकिफ थे और इन्हें ये ड्यूटी सौंपी गई थी कि वो हमें वक्त ए मुकर्रर पर बॉर्डर क्रॉस कराएं और करीबी भारतीय रेलवे स्टेशन हनुमान तक पहुंचा दें। उन्हें पैसे दिए गए कि हनुमानगढ़ से अजमेर शरीफ तक के टिकट खरीद कर हमें दें और फौरन वापस हिंदुस्तान बॉर्डर के करीबी गांव मिर्ज़ापुर पहुंच जाएं, जहां 2 अफराद उनसे मिलेंगे और अगली शाम तक उनके हमराह रहेंगे। इधर हमें अलहदगी में हनुमानगढ़ से बठिंडा के टिकट खरीदने को कहा गया कि मुखालिफ समत में जाने वाली गाड़ी में सवार हों, जो अजमेर शरीफ जाने वाली गाड़ी से 15 या 20 मिनट पहले ही आ जाती थी। ये एहतियात दर एहतियाती तदाबीर हमारी हिफाजत के लिए की गई थी। हमसे घड़ियां भी ले ली गई थीं और मुझे सिर्फ एक घड़ी दी गई जो भारत में भी मुहैया थी और उस वक्त उसकी कीमत भारत में तकरीबन 300 रुपया थी। रात का खाना 8:30 बजे तक खा लिया गया। खाने के फौरन बाद हमें एक लंबा सियाह अंडरवियर और एक फौल बाजुओं वाली बनियान पहनने को दी गई। हमने बूट भी उतार लिए और अपने कपड़ों के हमराह रख लिए। अब हमारे सीनियर्स हमारे साथ खुश कप्पियों में लग गए, लेकिन साफ नजर आ रहा था कि वो महज हमारी टेंशन दूर करने के लिए था, वरना उनके चेहरों पर भी परेशानी साफ आया थी। उन दिनों जंग की वजह से भारत और पाकिस्तान सीज फायर की हालत में थे। पासपोर्ट और वीज़ा नाम की कोई शय न थी। बॉर्डर पर दोनों तरफ अफवाज का इस्तेमाल था। एन मुमकिन था कि बॉर्डर क्रॉसिंग के दौरान ही दुश्मन हमें गोलियों से भून देता। हमें बताया गया था कि भारत ने बॉर्डर के करीब BRB नहर की तरह एक नहर बनाई हुई है जो काफ़ी गहरी है। पाकिस्तान की तरफ वो ढलान में है, जबकि भारत की तरफ वो बिल्कुल सीधी है। हमें वो नहर तैर कर बिना आवाज़ किए पार करनी थी। उसकी ट्रेनिंग हमें बहुत अच्छी तरह दी गई थी। हनुमानगढ़ स्टेशन बॉर्डर से 8 मील के फासले पर था। रास्ते में 2-3 गांव पड़ते थे। हमें इन गांवों से दूर रहकर कुत्तों के भौंकने से बचते हुए दौड़ कर जाना था। अब मुझे एहसास हुआ कि दौरान ट्रेनिंग हमें 11 मील मुसलसल भागने की ट्रेनिंग क्यों दी गई थी। स्टेशन के करीब पहुंचकर हमें अंडरवियर और बनियान उतारकर आम शहरियों जैसा लिबास पहन लेना था और दोनों गाइड्स को फौरन वापस भेजना था। हमें बठिंडा तक 2 अलग अलग डिब्बों में बैठना था और एक दूसरे से बातचीत हरगिज़ नहीं करनी थी। ये आखिरी हिदायतें थीं जो हमें दी गईं। इसके फौरन बाद गोलियां चलने की आवाज़ें आने लगीं। हमारी बॉर्डर फोर्स ने पड़ाव से दोनों तरफ तकरीबन आधा किलोमीटर के फासले से दुश्मन पर फायरिंग शुरू कर दी और दुश्मन को भी जवाबी फायरिंग में उलझा दिया। ये फायरिंग हमारे लिए ग्रीन सिग्नल थी। सीनियर्स ने हमें गले लगाया। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। उनके आखिरी अल्फाज जो हमारे लिए थे, अल्लाह की मदद और बेस्ट ऑफ लक। अपनी जहनी कैफियत के बारे में सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि बॉर्डर क्रॉस करने और ट्रेनिंग की अहमियत एक जैसी थी। घर और फैमिली का तसव्वुर जहन से बिल्कुल निकल चुका था। हमें एक 30 बोर का रिवॉल्वर और 100 गोलियां वाटर प्रूफ पैकेट में दी गई थीं, जिन्हें हमने अपने बैगों में रख लिया था। बैगों को नहर उबूर करने के दौरान सर पर बांधने के लिए रस्सियां भी दी गई थीं। 10:15 बजे हमें बॉर्डर की जानिब बढ़ने का हुक्म मिला। हम सब अल्लाह हाफिज कहते हुए अपने गाइडर्स के साथ बॉर्डर की तरफ चल दिए। ये तकरीबन 100 मीटर का इलाका पानी, कीचड़ और सरकंडों से भरा हुआ था। हमने तकरीबन 80 मीटर का इलाका भागते हुए तय किया और बाकी क्रॉलिंग करते हुए। कीचड़ और सरकंडों से हमारे जिस्म पूरी तरह मिट्टी और खराशों से भर गए थे। हमें कुछ पता नहीं चला कि हम कब भारत में दाखिल हुए, क्योंकि सरहद का कोई निशान नहीं था। हम बस आगे ही आगे बढ़ते जा रहे थे कि गाइड ने कहा कि नहर आ गई है। हम एक एक करके नहर में उतर गए। फायरिंग की आवाज़ अभी तक आ रही थी। नहर को हमने खड़ी पोजीशन में तैरकर उबूर किया। भारत की तरफ से किनारा खड़ा और 90 डिग्री के जाविये पर था। उस पर चढ़ने में काफ़ी दिक्कत पेश आई। इस किनारे पर पटरी भी थी जिस पर BSF की गाड़ियां गश्त करती रहती थीं। हमें जल्द से जल्द इस पटरी को उबूर करके खेतों की तरफ दौड़ना था। एहतियाती तदाबीर के मुताबिक अब पटरी पर हमें उल्टे पांव चलना था ताकि हमारे पांवों के निशान देखकर
कोई यही समझे कि कोई भारत से पाकिस्तान की तरफ गया है। पटरी से उल्टे कदमों से चलते हुए हम खेतों की तरफ भागे। वहां भी डेरे बने हुए थे। इन डेरों से हमें दूर रहकर गुजरना था, इसलिए कई बार हमें कभी दाएं और कभी बाएं दूर तक जाने के बाद अपनी समत दुरुस्त रखनी पड़ रही थी, ताकि इन डेरों में मौजूद पालतू कुत्ते हमें देखकर भौंकने न लग जाएं। अलगरज एक जगह 10 मिनट रुककर फिर अपना सफर शुरू कर दिया। हनुमानगढ़ स्टेशन से तकरीबन आधा किलोमीटर पहले फिर एक नहर आई। हम नहर में कूद पड़े और अपने जिस्म की अच्छी तरह सफाई की। बाहर निकलकर सिविलियन लिबास पहन लिए। गाइडर्स हमारे लिए टिकट लेने जाना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। मैंने कहा कि पैसे तुम रख लो और अंधेरे अंधेरे ही उस गांव पहुंच जाओ जहां तुम्हारा इंतजार किया जा रहा है। इस दौरान मैंने अपना रिवॉल्वर लोड कर लिया था। वो उसी वक्त वापस रवाना हो गए। मैंने अपने एक साथी को उनके पीछे भेजा कि वो चेक करे कि वो वाकई वापस जा रहे हैं या कहीं रास्ते में छिप गए हैं, क्योंकि स्मगलरों से हर बात मुमकिन है। मैंने अपने साथी से कहा कि वो भी अपना रिवॉल्वर लोड कर ले और उनका पीछा करे। अगर वो इधर उधर होने की कोशिश करें तो उन्हें गोली मार देना। तकरीबन 20 मिनट बाद मेरा साथी वापस आया। उसने बताया कि वो उसी रास्ते से तेजी से भागते हुए वापस जा रहे हैं। इसी दौरान दूर से गाड़ी की विसल की आवाज़ सुनाई दी। हमने स्टेशन की राह ली। ये खटमंडू जाने वाली गाड़ी थी। बिल्कुल छोटा सा रेलवे स्टेशन था। हल्का हल्का उजाला होना शुरू हो गया था। हम चारों साथी रेलवे स्टेशन की दूसरी जानिब खड़े हो गए और 5वां टिकट लेने चला गया। गाड़ी 1 या 2 मिनट रुकी। हमारे साथी ने टिकट लेकर हमें इशारा दिया और हम दूसरी जानिब से गाड़ी में सवार हो गए। जारी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल RS विद तलहा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकॉन दबाइए ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज।